the probability of those events जिनके जो है वो outcomes equally likely नहीं होते. I was talking about this topic. अब इस टॉपिक में जो है वो किस तरीके से हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है probability of that event. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी को लिस्ट कर देते हैं एंड बाय यूजिंग द यूजुअल मेथड. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आउटकम में जितनी भी एक इवेंट में आउटकम्स होती हैं उन सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं. तो हमारे पास इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आ जाती है. आप लोगों के पास इसके बुक के नोट्स में भी होंगे और उसमें हमारे पास क्या है कि इफ़ वी आर रोलिंग अ डाई वंस और वंस रोल करने में उस पर अगर तो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि इवन नंबर जो हैं वो उनकी आउटकम की प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो मोर देन दैट हैं अकर होने की एज कम्पेयर टू द ऑड नंबर्स. सो अगर ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा होंगी और इवन नंबर्स की जो है वो कम होंगी, सो देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट. तो इसमें लाइक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास अगर लेट से है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट. लाइक अगर हमारे पास सैंपल स्पेस है which is this one 2 3 4 5 और 6. मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे ये एक्सप्लेन किया था. एंड इफ वी आर सेइंग इवन नंबर आर ट्वाइस as likely to occur as an odd number. अब इसमें आप मुझे बताएं कि ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ये हमारे पास जो है वो क्या आएगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगी, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और अप टू सो ऑन. ये आप लोग सब मुझे बताएं जल्दी से कैलकुलेट करके कि टोटल चांसेस कितने होंगे और 1 2 3 4 5 6 की प्रोबेबिलिटीज जो है वो क्या होंगी. मैम 1 की तो 1/6 होगी, 2 की भी 1/6 होगी, तो कंप्लीट 6/6 आई थिंक 1. नो, क्वेश्चन को गौर से पढ़े. मैं इसमें कह रही हूँ कि टोटल जो आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल नहीं है, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है. ये इसमें इवन नंबर्स के ट्वाइस चांसेस हैं अकर होने के एज कम्पेयर टू द ऑड नंबर्स. लाइक अगर ऑड नंबर जो है वो उसके चांस अकर होने के 1 चांस है तो इवन नंबर का जो है वो 2 चांसेस हैं. तो अब ओवरऑल हमारे पास टोटल चांसेस कितने होंगे और फिर इन इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के चांसेस जो हैं वो क्या होंगे. मैम आप ये पूछना चाह रही हैं कि एक नंबर कितनी टाइम्स आ सकते हैं? जी, उसके अकर होने के चांसेस क्या हैं. लाइक पहले मुझे ये बताएं कि सैंपल साइज में यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी लाइक जैसे आप टोटल नंबर ऑफ चांसेस फाइंड आउट करते हैं तो वो 6 होंगे या ज्यादा होंगे या कम होंगे. मैम अगर इवन और ऑड दोनों को करेंगे फिर तो 12 हो जाएंगे. 12 कैसे होंगे, एक्सप्लेन करें. मैम इवन नंबर भी 6 टाइम आ सकता है, ऑड नंबर भी 6 टाइम आ सकते हैं. कैसे, क्वेश्चन अगेन गौर से पढ़ें. क्वेश्चन में मैंने आपको ये बोला है कि इवन नंबर के अकर होने के चांसेस ट्वाइस हैं, अकर ऑड नंबर के अकर होने के चांसेस जो हैं वो 1 टाइम. मैम अगर 1 आने के चांसेस 1/6 हैं तो 2 आने के चांसेस 2/6 होंगे. जी बिल्कुल, और 2 इसी बाई तरह 6 3 होंगे. आने के, जी, ट्वाइस है इवन नंबर. अच्छा, तो इसी तरह 3 आने के चांसेस 1/6 और 4 आने के चांसेस 2/6. तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी, 1/1 होगी या
कुछ और आ जाएगी, वो तो फिर 6/6 नहीं बनेगी। मोर देन 1 हो जाएगी। ठीक, मोर देन 1 बन रही है, बट इट शुड नॉट एक्सीड द मोर देन 1 नंबर, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज तो जो हैं वो मोर देन 1 होती है ना, मोर देन 1 तो नहीं होती, 0 और 1 के बिटवीन लाई Less than करती हैं, 1 और सैंपल स्पेस की yes प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस के चांसेस जो हैं वो उनको फाइंड आउट करो ना। ठीक है, आप लोग किसी हद तक इसके नियरेस्ट हैं। लाइक हम यहाँ पर अगर फाइंड आउट करेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर के अकर होने के चांसेस, मैं यहाँ अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ, हमने अभी अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन कहा था, तो मैं यहाँ अगर एक्सप्लेन करती हूँ कि 1 के चांसेस अगर हमारे पास 1 है लेट्स से, ठीक है, 2 के चांसेस हमारे पास 2 हैं, 3 के चांसेस अगेन 1 हैं, 4 के चांसेस 2 हैं, 5 के चांसेस 1 हैं और 6 के चांसेस 2 हैं। तो ये टोटल चांसेस कितने बन रहे हैं यहाँ पर, सम अप करेंगे? मैम 9। 9 मैडम। जी, दिस इज इक्वल टू 9, तो दैट मीन्स ईच आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है इट विल नॉट बी आउट ऑफ 1/6। अब हमारे पास जो है वो टोटल 9 चांसेस हैं। तो अगर इवन नंबर है तो उसके 2/9 होंगे, और अगर ऑड नंबर है तो उसके चांसेस जो है वो 1/9 होंगे। दैट मीन्स टोटल 9 चांसेस हैं। ऑड नंबर जो है वो 1 टाइम अकर हो सकता है, तो इस वजह से उसके चांसेस 1/9 होंगे, और इवन नंबर जो है वो ट्वाइस अकर हो सकता है, तो उसके चांसेस 2/9 होंगे। तो जब आप इन सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दोगे तो वो 9/9 आ जाएगी, और अगेन सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी। क्लियर हो गया ये आप लोगों को कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो है वो हम क्या लिखेंगे, दैट विल बी 1/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विल बी 2/9, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या आएगी यहाँ पर, इट विल बी अगेन 1/9, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 it will be 2/9, and then so on आप लिखते जाएंगे। probability of 5 it will be 1/9, and then probability of 6 it will be 1/9। ठीक हो गया? मैम 2/9। 2/9 है। हाँ सॉरी, ये 2/9 आ जाएगी इसमें। तो जब आप इनको सम अप करोगे तो ये सारे क्या आ जाएंगे, 9/9। 9/9, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 1। तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 ही रहेगी, लेकिन जो आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज आपस में डिफर कर रही हैं। सो दैट मींस ऑल ऑफ द आउटकम्स हैव नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इसमें इवन नंबर्स के चांसेस ज्यादा हैं और ऑड नंबर्स के कम हैं। अब इसके बाद अगर आपको कहा जाए कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई फाइंड आउट करना है, आपके पास इवेंट ई जो है वो क्या है, दैट इज, आप इस पे कह रहे हैं द नंबर इज ग्रेटर देन 2। तो अब नंबर ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी आपके पास, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक जो हमने इसमें अभी फाइंड आउट किया था, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिसाइड किया था कि n ओवर capital N, like n was the small n was the number of events in the sample, number of simple events या number of outcomes in that particular event, और कैपिटल N जो था नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। तो अगर हम उस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इस एग्जांपल में, तो हमारा ये फॉर्मूला जो है दिस इज नॉट ट्रू, ये हमारे पास जो है वो ट्रू नहीं होगा, ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है, हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई फाइंड आउट करने के लिए हम सारी प्रोबेबिलिटीज जो हैं उनको ऐड कर देंगे। लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 हमने सबसे पहले लिखना है, तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ग्रेटर देन 2 पे कितने नंबर्स आएंगे, इट विल बी 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये इवेंट बन जाएगा। और अब हम क्या करेंगे कि इनकी प्रोबेबिलिटीज को सिंपली जो है वो हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 and then plus probability of 4 and then plus probability of 5 and then plus probability of 6, that's it। ठीक है,
तो अब जब आप यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, दिस विल बी 1/9 प्लस 2/9 प्लस 1/9 एंड देन प्लस 2/9। ठीक हो गया। तो जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो इनकी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास क्या आ जाएंगी, दिस इज टोटल 6/9 6/9। ठीक है, और जिसको मोर सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2/3 2/3। ठीक है, 3 लेकिन अगर आप इस मेथड से फाइंड आउट करो तो ये आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, स्मॉल n ओवर कैपिटल N से। दैट मींस आपके पास स्मॉल n में कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, दीज आर 4, और टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं, लाइक 9 है हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चांसेस हैं। Yes. तो इट्स नॉट इक्वल टू द 4/9, ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, सिर्फ 2/3 आना चाहिए। दैट इज द रॉन्ग मेथड जो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सो जब इक्वली, हमारा यहाँ पर पॉइंट ये है डिस्कस करने का कि व्हेन वी हैव द इक्वली लाइकली नंबर ऑफ आउटकम्स देन वी कैन फाइंड आउट इट बाय यूजिंग दिस फार्मूला व्हिच इज स्मॉल n ओवर कैपिटल N। लेकिन अगर हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स ना होंगे, कुछ आउटकम्स के ट्वाइस चांसेस हैं अगर होने के एज कम्पेयर टू द अदर आउटकम्स, तो हम उसमें क्या कहते हैं कि हम डायरेक्ट मेथड इस पे यूज करते हैं। पहले हम ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे लिस्ट कर लेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, तो उसमें सारी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको ऐड करके हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर आपको इसी तरह से कहा जाए कि व्हेन यू आर टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स, लेट्स से हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक कॉइन को 2 टाइम्स फ्लिप कर रहे हैं। अब उसमें आपने सारी आउटकम्स लिखनी है, बट अगेन द कंडीशन इज द हेड्स आर मोर लाइकली टू अकर एज एन टेल। ठीक है, कि टेल के अकर होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा नहीं है, हेड के ज्यादा है, लाइक हेड के ट्वाइस है और टेल के सिंगल है। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई फाइंड आउट करना है वहां पे एटलीस्ट 1 हेड अकर होने का। तो अब जो है वो हम यहाँ पर ये सिंगल मेथड यूज नहीं कर सकते, हम वहां पर हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल ऐड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दोस पर्टिकुलर आउटकम्स इन दैट इवेंट एंड देन वी विल find out the probability of that particular event। मैम हेड के चांसेस ज्यादा बता रही हैं आप। जी, मैं कह रही हूँ कि head is more likely to occur as tail। ठीक है, ठीक है। तो जब head मैम के ज्यादा हैं, like head के twice chances हैं और tail के single chances हैं। तो आप इसी तरह से इसकी एग्जांपल एक कर लें, मैं इसको क्लियर कर दूं फिर हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम यहाँ पर जी। अगर अगेन जो है वो एक इवेंट ले रहे हैं, लेट्स से सैंपल स्पेस में सबसे पहले हमारे पास जो है वो कितने आ जाएंगे, ट्वाइस हम कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, हेड हेड। ठीक है, फिर हेड टेल आ जाएगा, फिर टेल हेड आएगा और फिर टेल टेल आएगा। ये सैंपल स्पेस तो हमारी एज इट इज रहेगी, लेकिन हम इसमें कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हेड के अकर होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ हेड इज ट्वाइस और probability of tail is once। ठीक है, आप इसको कैपिटल टी लिख लें या स्मॉल टी लिख लें, दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, अब अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आप बताएं इसमें कि हेड के अकर होने के और टेल के अकर होने के कितने चांसेस हैं इसमें। डबल अप मैम हो रहे हेड होंगे ना के इसमें। 8 हैं, हेड के 8 चांसेस हैं। हेड के 8 चांसेस हैं, 8 कैसे आएंगे उसमें? मैडम जहाँ पर 4 है तो डबल टाइम होगा ना, तो फिर 8 हो जाएगा। नहीं तो हेड 4 टाइम तो नहीं आ रहा है वैसे। दो दफा उसको करेंगे ना। देखें 3, अगर आप इसकी ट्री डायग्राम बना के देखेंगे, इसको मोर सिंपल हम कर लेते हैं। लेट्स से वैसे ये मेरे ख्याल में सिंपल ही है। इसके अगर 2 चांसेस हैं, 4 इसके हो गए, 2 इसके हैं, 1 इसके हैं, और 1 इसके हैं, 2 इसके हैं, और ये 1 चांसेस हैं, तो टोटल आपके पास चांसेस आ जाएंगे ना उसमें। समझ आ रही है आपको? 4 यहाँ पर हो जाएंगे, 3 ये हैं 7, फिर 3 ये बनेंगे 10 और 2 ये बनेंगे 12, तो टोटल 12 चांसेस हैं। हेड हेड के अगर होने के डबल चांसेस हैं तो ये 4 चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हेड भी ट्वाइस अकर हो रहा है, यहाँ पर भी हेड ट्वाइस अकर हो रहा है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो 2/12 और 2/12 आ रही है। ये बजाय इसके कि ये हमारे पास 4 आउटकम्स आएंगे, हमारे पास इसमें 12 टोटल पॉसिबल चांसेस बन रहे हैं।
या इसको आप मोर सिंपली जो है वो इस तरह से अगर सिंगल आउटकम के लिए भी ले लो, आप इसको सिर्फ इस तरह से अगर कर लें, इट्स जस्ट हेड और टेल, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है 2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है 1। तो अगर आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक, तो आप इसको टोटल अब चांसेस आपके पास कितने बन जाएंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इज इट 2/3 और दिस इज 1/3, ऐसे ही आ रहा है क्योंकि टोटल चांसेस जो है वो हमारे पास 3 हो गए ना, 2 हेड के हाँ जी, अगर होने के हैं और 1 टेल के अगर होने के, यस मैम, बिल्कुल ठीक बता ठीक है। रही हैं तो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/3। तो अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग हम फर्दर जो है वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सो ये टॉपिक आपका क्लियर है कि व्हेन द इक्वली लाइकली, व्हेन द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, सो देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। मैम ये जो यस मैडम। आपने अभी बात बताई है ना कि अगर इक्वली लाइकली ना हो, तो मैम इसको एक दफा फिर से आप बता दें। जी, मैं यही कह रही हूँ कि अगर हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होते तो हम ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड। ये अगर आप इसकी कंडीशन यहाँ पर पढ़े ना, दिस वन, जिसको मैं यहाँ पर अगर हाईलाइट करूँ, एक मिनट, दिस वन, ये जो है इसमें क्या है, इफ यस द सिंपल सर। इवेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली देन यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नंबर बाय यूजिंग स्मॉल n ओवर कैपिटल N। लेकिन ये सिर्फ फॉर्मूला आप उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं जब आपके पास इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। जब आपके पास मैम इक्वली मतलब लाइकली आउटकम्स, जी कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रही हो तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर आपके पास जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हैं, किसी के चांसेस ज्यादा हैं किसी के कम हैं, तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, इसमें जो प्रीवियस वाला मेथड था जिसमें हम क्या कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज फाउंड बाय एडिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल ऑफ द सिंपल इवेंट्स कंटेन्ड इन ए, ठीक है, कि हम उसमें जितने भी इवेंट में सिंपल इवेंट्स या आउटकम्स आ रहे होते हैं उन सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे। तो इंडिविजुअली ऐड करने से क्या होता है कि जिसकी मैम मेरा ट्वाइस एक होती हैं क्वेश्चन वो था। भी ऐड हो जाती हैं और जिसकी सिंगल होती हैं वो भी ऐड हो जाती हैं। जी बताएं। मैम मेरा क्वेश्चन ये था मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वली लाइकली है और ये नहीं है? आपको तो मेंशन होगा ना, आपको मेंशन होगा उसमें, लाइक आपको बताया जाएगा। जैसे ओके अभी मैम। मैं इसमें क्वेश्चन में बात कर रही थी कि हमने उस पर कंडीशन मेंशन की थी कि इवन नंबर्स के अकर होने के चांसेस ट्वाइस हैं एज कम्पेयर टू ऑड नंबर्स, ठीक है। तो अगर इस किस्म की कंडीशन मेंशन है वहाँ पे तो देन आपको ऑब्वियस होगा कि इसमें ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, और फिर आप उसमें सबसे पहले उनके सारी आउटकम्स के जो चांसेस हैं उनको फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है। ओके मैम। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। ये लास्ट डे जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी ये वो था। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है लाइक यहाँ तक जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हम कंप्लीट कर चुके थे। मैं इसको एक मिनट से क्लियर कर दूँ, ठीक है। टुडे वी हैव टू स्टार्ट द इवेंट रिलेशंस। इवेंट रिलेशंस का मतलब ये है, इससे पहले आप लोगों ने सेट म्यूटेशंस पढ़ी होंगी, सब लोगों ने। सेट म्यूटेशंस में आप लोगों को पता है कि जैसे आप यूनियन फाइंड आउट करते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। याद है सब लोगों को यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट किया? यस मैम, यस जी मैम, मैडम ये याद तो है। ठीक है। सो है। दिस इज अबाउट, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इवेंट्स को हम ले रहे हैं एज अ सेट और उन सेट की इवेंट रिलेशन जो है वो हम डिफाइन कर रहे हैं, लाइक हाउ वी कैन फाइंड आउट द union of the two events, intersection of the two events and the complement of any event। तो यहाँ पर जो हम words use कर रहे हैं for these, the beauty of using events rather than simple events is we can combine the events to make other events using logical operations which are and, or not। अब आप लोगों ने ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंड हम किसके लिए यूज करते हैं और किसके लिए यूज करते हैं और नॉट किसके लिए यूज करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर है द यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, इवेंट ए एंड इवेंट बी इज द इवेंट। लाइक इन दोनों की जब हम यूनियन लेंगे तो हम हमारे पास एक नया इवेंट बन जाएगा विच विल बी ए यूनियन बी, ठीक है। इज द इवेंट दैट इधर ए और बी और बोथ अकर। तो दैट मीन्स यूनियन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करें यहाँ पे, और का, ठीक है। एंड वी विल राइट इट एज वी राइट ए यूनियन बी। और इसकी अगर हम डायग्राम बनाएं तो दिस इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या होता है, इफ इवेंट ए इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस सर्कल और इवेंट बी जो है वो इससे एक्सप्लेन्ड है, तो ए यूनियन बी में हमारे पास क्या आता है,
इवेंट ए पूरा का पूरा और इवेंट बी पूरा का पूरा, और उसमें इनका कुछ इंटरसेक्शन पार्ट भी है जिसको हम वंस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इवेंट ए यूनियन बी को लिखने का मेथड आ जाता है। आगे हम इनको लिख के लिस्ट करके भी इवेंट्स को जो है वो प्रोबेबिलिटीज इनकी फाइंड आउट कर लेंगे कि कैसे इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें इंटरसेक्शन पे, तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इवेंट्स ए एंड बी इज द इवेंट। वो अगेन इंटरसेक्शन लेके भी हमारे पास जो है वो एक नया इवेंट बन जाता है, और इंटरसेक्शन में क्या आता है, ओनली दोस एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो जो ज्वाइंट हैं वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट Yes. हमारे पास आता है इफ। अब हमने यहाँ पर इससे पहले एक डिस्कस किया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन जो है वो क्या होती है, जीरो होती है या नल सेट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये भी कंडीशन लगाते हैं कि इफ इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट होगा, और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंटरसेक्शन की, दैट विल बी जीरो है। तो ये हमारे पास इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को फाइंड आउट करने का मेथड भी है। द कंप्लीमेंट ऑफ मैडम एन इवेंट, जी इंटरसेक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एंड? जी बिल्कुल, आप यहाँ पर देखो, दिस इज इन रेड, ए एंड बी, ठीक है। द इवेंट that both A and B occur when the experiment is performed. That means कुछ पार्ट A का occur हो रहा है and कुछ पार्ट B का occur हो रहा है. Both of the events are occurring together. So this is the and word. और किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, यूनियन के लिए, and यूज कर रहे हैं इंटरसेक्शन के लिए, और कॉम्प्लीमेंट के लिए जो है वो हम यूज करेंगे the complement of an event A consists of all outcomes of the experiment that do not result in event A. That means event A जो है वो अगर सबसेट है सैंपल स्पेस का, तो A complement क्या होगा, वो भी सबसेट होगा सैंपल स्पेस का, but it will contain all those elements which are not part of the event A. ठीक है, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। दैट मीन्स अगर हमारे पास ये पूरी सैंपल स्पेस है एंड दिस इज इवेंट ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अदर देन दिस इवेंट जितने भी हमारे पास आउटकम्स आ रहे होंगे सैंपल स्पेस में, वो सारे क्या होंगे, इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद यहाँ पर एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सिलेक्ट अ स्टूडेंट फ्रॉम द क्लासरूम एंड रिकॉर्ड हिज और हर हेयर कलर एंड जेंडर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। लेट्स सपोज कि हम इवेंट ए ले रहे हैं, स्टूडेंट हैज ब्राउन हेयर, स्टूडेंट इज फीमेल, एंड सी इवेंट ले रहे हैं, स्टूडेंट इज मेल। लाइक हमने इवेंट ए में रिकॉर्ड करने हैं, जो जिन स्टूडेंट्स के ब्राउन हेयर होंगे उनको हम इवेंट ए में लिस्ट कर देंगे, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको इवेंट बी में, और जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको इवेंट सी में। सो अगर हम व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इवेंट्स बी एंड सी, तो बी और सी जो है वो क्या होंगे हमारे पास, बता सकते हैं आप कि अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा, और अगर इनका यूनियन लें तो क्या बनेगा। मैम इंटरसेक्शन में तो नल आ जाएगा, नल आ जाएगा बिल्कुल, और यूनियन में क्या आ जाएगा, यूनियन में मैम दोनों ही आ जाएंगे, बी एंड सी दोनों आ जाएंगे। दैट मींस आप इसमें कह सकते हैं कि पूरी क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो इट्स बी यूनियन सी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, लिख सकते हैं आप। यस ठीक यस है, मैम। एंड व्हाट अबाउट द ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, मैम इसका नहीं पता। लाइक अगर स्टूडेंट हैज ब्राउन हेयर हमारे पास ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, द स्टूडेंट हु हैज नॉट ब्राउन हेयर। तो बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके ब्लैक हेयर हैं या समथिंग लाइक दैट, तो वो सारे जो है वो क्या आ जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, और ये यस यहाँ मैम। पर अगर आप देखो तो बी और सी का रिलेशन ये भी शो हो रहा है कि दीज आर द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि अगर आप बी का कॉम्प्लीमेंट लो तो वो सी के इक्वल होता है, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, और इसके अलावा आप इसको कह सकते हैं कि C इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, क्योंकि ये वाइस वर्सा है ना दोनों। B हमारे पास फीमेल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, द स्टूडेंट इज अ मेल। यस मैम। ठीक है, C अगर हमारे पास स्टूडेंट इज अ मेल है, तो इसका C का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, स्टूडेंट इज अ फीमेल, तो वो B के इक्वल यस आ जाएगा। दैट मीन्स इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। कॉम्प्लीमेंट सी जो है वो इक्वल टू बी है, और बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इवेंट सी के इक्वल होगा। ठीक है, और मैम इनको हम कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी हैं। मैम एक दफा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला थोड़ा सा बताना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, जब हमने इवेंट्स का स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था इफ देयर आर द टू इवेंट्स, हम उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन ये होती है कि ये दोनों कभी इकट्ठे अकर नहीं हो सकते। और ऐसे इवेंट्स जिसको मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें, तो जिनके बिटवीन कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता या जिनकी इंटरसेक्शन नन सेट होती है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ओके मैम। ठीक हो गया?
अब इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, स्टूडेंट हु डजंट हैव ब्राउन हेयर, तो जिसका ब्राउन Yes. हेयर नहीं है दैट विल बी द ए कॉम्प्लीमेंट, और ए क्या है, स्टूडेंट हैज ब्राउन हेयर। अब उसके बाद नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, दिस इज अ नल सेट, और बी यूनियन सी क्या है, स्टूडेंट इज ईदर मेल और फीमेल, सो ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, सो इट विल बी इक्वल टू द सैंपल स्पेस। समझ आ गई आप लोगों को कि कैसे हम इनका यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं? Yes, ma'am. दैट क्लियर? अब इसके बाद कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द यूनियन और इंटरसेक्शन है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग क्या करें कि इसमें ये जो हमने प्रीवियस एग्जांपल एक डिस्कस की है, लाइक यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स हैं, ये सैंपल स्पेस वाली है एग्जांपल 3, और इससे पहले यहाँ पर ये एग्जांपल 2 थी और एग्जांपल 1 थी। इसमें हम इवेंट्स ले रहे हैं, यहाँ पर तो एक ही इवेंट आ रहा है, और एग्जांपल 2 में भी हमारे पास जो है वो लेट्स से एक ही इवेंट है, ठीक है, इसको नहीं करना। लेकिन एग्जांपल 3 अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स बन रहे हैं, ये डिफरेंट इवेंट्स है ना, डाइस एड टू 3, डाइस एड टू 6, रेड डाई शो 1, रेड डाई शो 1, आप इसको कह लो दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी, दिस इज इवेंट सी एंड दिस इज इवेंट डी। तो आपने क्या करने हैं, इनके आपस में रिलेशंस चेक करने हैं, लाइक आप इसमें ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी फाइंड आउट करके देख लें, फिर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी और डी को आपस में चेक कर लें, ए और सी को आपस में चेक कर लें, ए और डी को आपस में चेक कर लें, बी और सी को चेक कर लें, सी और डी को कर लें, मतलब इस तरह से करके इनके कॉम्प्लीमेंट्स, इनके यूनियंस और इनके जो है वो अपने क्या इंटरसेक्शंस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं इन इवेंट्स के। क्लियर हो गया? मैम बाकी तो ma'am. क्लियर है, बस एक बार ये थोड़ा रिपीट करते हैं, वो जो किस था चीज का? एक तो है ना इंटरसेक्शन यूनियन, उसके अलावा जो तीसरा था वो वाला क्या नाम क्या उसका? Compliment. कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट। हाँ, कॉम्प्लीमेंट इवेंट जो है वो हम उसको कहते हैं कि दिस इज द लाइक इवेंट डू नॉट रिजल्ट इन इवेंट ए। दैट मीन्स जब आप उसमें फाइंड आउट करते हैं ना सेट में भी, तो आप कहते हैं कि यूनियन में से आप माइनस करते हो ए को, ठीक है, तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इसी तरह से हम यूनियन सेट हमारे पास क्या है, दिस इज द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को हम जो है वो एज अ यूनियन सेट ले रहे होते हैं, और ए हमारे पास क्या है, दिस इज द इवेंट ए, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दिस विल बी द एलिमेंट्स, लाइक अगर आप, मैं आपको यहाँ पर लिख के जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर इवेंट ए है, इसमें मैम वो डाइस वाली एग्जांपल में से let's कोई बता करवा दें। हाँ, मैं उसी पे जो है वो आप लोगों को करवा देती हूँ। लेट्स से इट्स 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास जो है वो सैंपल स्पेस आ गई। एक इवेंट ए मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेट्स से इट्स द इवन नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो नंबर ग्रेटर देन 2 पे क्या आ जाएंगे, 3 4 5 और 6, ये आपके पास इवेंट्स आ जाते हैं। व्हाट विल बी द ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट को आप इस तरीके से लिखोगे, लाइक ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर द पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस बट नॉट इन ए। ए के वो एलिमेंट्स जो कि सैंपल स्पेस में हैं लेकिन ए में मौजूद नहीं है, वो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो दैट मींस हम इसको क्या लिखेंगे, दिस विल बी 1 और 2। ठीक हो गया? तो ये उसका ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, सैंपल स्पेस के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसमें ये चेक कर लो कि लेट्स से इवेंट ए आपके पास है, मैं जल्दी से लिख लूँ, दिस इज 2 4 और 6, और इसके बाद आप इसका ए कॉम्प्लीमेंट लेना चाहो तो वो क्या आएगा, दैट विल बी 1 3 और 5, ठीक है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, जो अभी हमने बी और बी इंटरसेक्शन और बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा था। तो इसको अगर हम कहें दिस इज द इवेंट बी, और इसको अगर हम कहें कि दिस इज इक्वल टू द बी कॉम्प्लीमेंट, तो इज दैट ट्रू? ठीक है, ए जो है वो इक्वल टू बी के कॉम्प्लीमेंट के है और बी किसके इक्वल है, ए के कॉम्प्लीमेंट के। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, या वाइस वर्सा हैं, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? जी मैम। ठीक है, तो आप लोगों ने उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, एक इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए।